बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कंबाइन कर रहे हैं ताकि वीडियो टोटल आपके 4 बनाएं। अब तीसरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सवाल था कि मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर जो वर्क रिलेटेड है। पहले तो हमने बैक पेन पढ़ा, चाइल्ड लेबर का देखा। वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर क्या है, कौन से हैं, बर्डन क्या है, एपिडेमियोलॉजी क्या है। देखें, पहली बात है, अगर हम वी शुड स्टार्ट फ्रॉम एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या है? बर्डन ऑफ डिजीज को एक्सप्लेन करता है, डिजीज को एक्सप्लेन करता है। अब एपिडेमियोलॉजी में कौन से मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर कॉमन? पहली बात तो ये है ना, हमें देखिए इसका बर्डन अगर बढ़ रहा है, टोटल मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर जितने मस्कुलोस्केलेटल टोटल जितने डिसऑर्डर्स हैं 40% तो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं। तो ये आपने याद रखना है कि 40% है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर टोटल। सबसे ज्यादा नेक में कॉमन है, नेक का प्रॉब्लम कॉमन है, नेक सिंड्रोम भी कॉमन है, अक्सर वो गर्दन में दर्द भी होता है। 26% जो है नेक में होते हैं, ये याद रखें कि 40% जो है वो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है टोटल डिसऑर्डर्स में से। उसमें से 26% नेक है, नेक के बाद शोल्डर है, ये roughly 20% है। अच्छा, उसके बाद बैक है। बैक में क्योंकि बैक हम अपर बैक पेन और लोअर बैक पेन की बात करते हैं तो 15% अपर बैक पेन है, 15% लोअर बैक पेन। वैसे बैक में 30% है, बट 15 में डिवाइड कर दिया। अगर ये एमसीक्यू आता है तो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर नेक का मोस्ट कॉमन है। 26% परसेंटेज नहीं पूछेंगे, लेकिन मोस्ट कॉमन नेक का है। और मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर क्या है? मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। अगर बाकी डिसऑर्डर्स की बात भी करें तो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर आजकल कॉमन है, 40% है। अगर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में से बात करें तो नेक का कॉमन है। एमसीक्यू आपका हो गया। अब वर्क रिलेटेड देखें, वर्किंग इन्वायरमेंट पे बड़ा डिपेंड करता है। आपका वर्किंग इन्वायरमेंट क्या है, वर्किंग आवर्स कितने हैं, वर्क में आपको वेट तो नहीं उठा रहे, वहाँ वर्क स्ट्रेस कितनी है, लोड कितना है, शिफ्ट कौन सी है, एक तो ये हो गया। परफॉर्मेंस, अब बात बंदे बड़े तेज से काम करने का, दिन बहुत जल्दी वजन उठाया, बगैर पोस्टर ठीक किए वजन उठाया, तो ये भी इफेक्ट करता है। अब क्योंकि बात वही है कि मसल टेंडन उनकी इंजरी है। अब इसके बाद देखें, इसमें वर्क रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं कौन से या कॉमन कौन से? एक बहुत कॉमन वर्ड है, दो आपने याद रखने, इसका भी एमसीक्यू आएगा, स्ट्रेन और स्प्रेन। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन जो है ना, मसल और टेंडन की इंजरी है। अगर पूछे मसल और टेंडन की इंजरी को क्या कहते हैं? स्ट्रेन। और फिर स्प्रेन क्या है? लिगामेंट और जॉइंट। वो कहते हैं बंदे को जॉइंट की इंजरी है, लिगामेंट की इंजरी है, उसे क्या कहते हैं? योर आंसर शुड बी स्प्रेन। मसल की इंजरी है और टेंडन की इंजरी है, मसल टेंडन स्ट्रेन, लिगामेंट जॉइंट स्प्रेन। तो ये आपका एमसीक्यू कवर हो गया। अब उसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में देखें आर्थराइटिस भी आता है, ये आपने याद रखना है। अब उसके मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर अगर आप देखें वर्क प्लेस से तो आर्थराइटिस, स्ट्रेन है, स्प्रेन है, नेक के प्रॉब्लम है, शोल्डर के प्रॉब्लम है, कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है कि कार्पल बोन्स की कंप्रेशन हो जाती है, कार्पल टनल सिंड्रोम हुआ है। तो याद रखने की बात इसमें ये है कि एपिडेमियोलॉजी से एमसीक्यू आएगा, जिसमें ये है कि 40% टोटल है, नेक का मोस्ट कॉमन है 26% और बैक है 15 है, शोल्डर का कॉमन है। फिर आपका स्ट्रेन और स्प्रेन से हो सकता है। डिजीज जो कॉमन है दैट इज आर्थराइटिस। अब उसके बाद अगला है कि रिस्क फैक्टर कौन से? देखिए, आप मैंने बात की वर्किंग इन्वायरमेंट की। पहला तो ये था कि उसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, बर्डन क्या है, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं। लेकिन ये जितने भी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है उनका कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होगा, देयर मस्ट बी सम एजेंट। अब रिस्क फैक्टर क्या है? जी वजन। मैंने वही बात की कि लोडर आप देखें, जो बंदे वेट उठाते हैं, अक्सर आपने देखा सीमेंट की बोरी कंधे पे रखी हुई है, आटे की बोरी कंधे पे रखी हुई है। एक रखने से तो कुछ नहीं होता, जो दिन में 100 बोरियां उठाएगा, शोल्डर को गया ना, नेक की मूवमेंट करेगा, नेक भी गई, ये प्रॉब्लम है। ज्यादा झुकेगा तो बैक का प्रॉब्लम भी हो गया। तो वेट लिफ्टिंग इज वेरी वेरी कॉमन, ये मोस्ट कॉमन है। फिर रिपीटिव और फोर्सफुल मूवमेंट, बार बार एक मूवमेंट कर रहा है, बार बार नीचे हो रहा है, बार बार नीचे हो रहा है। देखिए, जब आप बार बार नीचे होंगे तो आपको गैप लेना पड़ेगा। अब इसमें क्या इशू है? गैप नहीं लेगा, रिपीटिव फोर्स, जोर लगाएगा, झुकेगा, झटका लगेगा, काफी प्रॉब्लम है। सिटिंग या पोस्चर। अब वर्क प्लेस पे हर बंदा तो मजदूरी नहीं करता, बाहर बैठे रहते हैं, कुर्सी पे बैठे रहे, नहीं हिलना, पूरा दिन बैठे रहना है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो रिस्क फैक्टर में वेट, repeating forceful movements and postures, these are very important and most common, very common, और weight is most common, ये आपने याद रखना है। तो अब आपने एक एमसीक्यू से कवर हो गया, 2-3 वहां से हो गए। अब आजकल के ज़माने में एक नया मसला पैदा हो गया है कि हमारी कौम स्मार्टफोन बड़े यूज़ करती है। बच्चा बैठता है, दिन में 12 घंटे फ़ोन यूज़ करता है, एक ही पोजीशन में, छोटा सा बच्चा, प्रॉब्लम होगा, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर होगा, बताता हूँ कौन कौन से होते हैं।
अब देखिए मोबाइल फ़ोन का यूसेज बढ़ रहा है, पाकिस्तान में 5 करोड़ बंदे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बर्डन की अगर आप बात करें। अब आखिर इसमें रिस्क क्या है? रिस्क वही मैंने आपको बताया कि पोस्चर, ठीक है, पोस्चर बहुत बड़ा रिस्क है। जैसे मैं आपको बैठ के बताता हूँ, यहाँ बंदा बैठा हुआ है, मोबाइल यूज़ कर रहा है, दुनिया की कोई खबर नहीं, दुनिया माफिया से बेखबर मोबाइल यूज़ कर रहा है। अब आखिरकार डिसऑर्डर कौन-कौन से होते हैं? देखिए डिस्कम्फर्ट होगी, पेन होगा, कॉमन सेंस की बात है, इसमें अपर जो लिम्ब है ना उसके प्रॉब्लम्स कॉमन आते हैं। क्या? देखिए नेक की मूवमेंट करेगा, मैसेज आएगा, देखेगा, चेंज करेगा, देखेगा, नेक का प्रॉब्लम। तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या है? नेक का। अब मैंने आपको बताया, नेक के बाद बताता हूँ। नेक से प्रॉब्लम शुरू होगा, आपने चीजें को रिलेट करें। नेक के बाद जा रहे कंधे, शोल्डर्स का प्रॉब्लम होगा, कंधों में पेन होगा। अब उसके बाद नीचे एल्बो में, देखिए एल्बो की मूवमेंट होती है, एल्बो में पेन होगा। अल्लाह की वजह से रिस्ट भी यूज हो रही है, उसमें भी पेन होगा, बार बार टक 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 फिंगर से मैसेज करेगा तो फिंगर पेन होगा, नर्व कंप्रेशन भी हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम होगा, ये इस तरह करके बैठा होगा, नर्व कंप्रेशन होगी, ब्रेकिंग प्लेक्सिस का इंजरी हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है, दीज आर द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स। तो आपने नेक का सबसे ज़्यादा कॉमन है, लेकिन अगर लिम्स की बात करें तो अपर लिम्ब का, इसमें मसल का भी है, जॉइंट का भी है, नर्व्स का प्रॉब्लम भी है, कंप्रेशन भी है। और अवर यूजेज ऑफ मोबाइल है, आज के 6-8 घंटे मोबाइल यूज़ करना एक नॉर्मल सी हमारी रूटीन मान लीजिए, हम पोस्टर चेंज नहीं करते, एक्टिविटी चेंज नहीं करते। देन ज़ाहिर है कम्युनिटी मेडिसिन वालों का जो कंसर्न है दैट इज प्रिवेंशन। पहले आपको काजेस पता है, रीजंस पता है। प्रिवेंशन में मैंने की आपको पहले बताइए एजुकेशन। आप देखें, आपने कम्युनिटी का एटीट्यूड चेंज करना है, लोगों का एटीट्यूड चेंज करना है, उनको नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस लेके आना है। पहले मैंने बताया 4 बंदे बैठे, कोई गेम की, फिजिकल एक्टिविटी की, आजकल नहीं हो रही। तो आपने प्रिवेंट करना, तो पहले जो सीढ़ी है या फर्स्ट स्टेप शुड बी हेल्थ एजुकेशन। आप उनको एजुकेट करेंगे तो इसमें एक चीज़ याद रखें, जब भी आप एजुकेशन करें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करें, मतलब उसको फायदे बताएं पहले छोड़ने के, नुकसान बाद में। तो आप एजुकेट करेंगे, बताएंगे कि पोस्टर चेंज करना है, एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा देर यूज़ नहीं करना, वरना आंखों का मसला तो होगा ना। तो आप जब एजुकेट करेंगे, ग्रेजुअली स्लोली वो मोटिवेट होगा कि मेरे फायदे के लिए मुझे बता रहा है, डराना नहीं है। जब वो मोटिवेट होगा तो उसके बाद एटीट्यूड चेंज आएगी, उसका एटीट्यूड बदलेगा, नहीं मैं तो काम भी करूँ, फिर कम्युनिटी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। तो एजुकेशन के ये स्टेप्स हैं, वी हैव टू एजुकेट। ज़रा एजुकेट किया, एक्सरसाइज, बैठा हुआ समझे, चले, फिर चले बैठ जाए, नींद रह सकता मोबाइल के बगैर। फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ मैं, वो करे। फिर एक स्पेसिफिक पोस्चर में बैठे, टेक लगा के बैठे, झुक के बैठे, उसे पता ही नहीं होता कि साइड में बैठा हुआ है। तो बैक एक भी होता है जो मोबाइल यूज से होता है, लेकिन वो कहाँ लेस कॉमन है। तो गर्दन बार करे कि पोस्चर में नेक अकड़ की सर्दियाँ आजकल बड़ी हैं। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। आप प्रिवेंटिव मेजर्स में फिर एक्सरसाइज, चेंज या पोस्चर, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं आप, ये कॉमन चीज़ है, फिजियोथेरेपी आप कर, ये प्रिवेंशन है। तो आपको बेसिकली कम्युनिटी में एक चेंज लानी है, तब्दीली लानी है, तो एजुकेशन से आएगी। एजुकेशन में आप बताएंगे एक्सरसाइज क्या है, पोस्चर क्या है, किस पोस्चर में बैठना है, फिर फिजियोथेरेपी भी करनी है। और दूसरा जब ट्रीटमेंट का अगला ऑप्शन है, ट्रीटमेंट सेकेंडरी प्रिवेंशन में आती है। तो जब हो जाए प्रॉब्लम तो जाहिर बेचारे को दर्द की दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, मसाज कराना पड़ेगा, फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। वैसे भी इंसान को मसाज करवाना चाहिए नॉर्मल रूटीन में, लेकिन उसको ज़्यादा मसला पड़ेगा। फिर नर्व की इंजरी होगी, नर्व कंप्रेशन होगी, हमें मेडिकेशन